हेलो एवरीवन, हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द टॉपिक एब्जॉर्प्शन, जो कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का सबसे पहला पैरामीटर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में जान लेते हैं। एब्जॉर्प्शन हमारा फर्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है फॉर दी केएडीएमई, जिसमें हमारा क्या इंक्लूडेड है, केएडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ये जो एमसीक्यूज रहेंगे वो एब्जॉर्प्शन ओरिएंटेड रहेगी। मेनली हमारे पास एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज मेनली द ट्रांसफर ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सेल। कैसे होती है, हमने मान लो आपने कोई भी एक टैबलेट ली, आपने टैबलेट ली सिर दर्द के लिए। अब वो टैबलेट पहले कहां पे जाएगी, आपके जीआईटी में जाएगी। कहां पे जाएगी, आपके जीआईटी में। जीआईटी में जाके अब वो टैबलेट सॉलिड है तो पहले क्या होगी, वो डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटेगी। टूटने के बाद वो डिसोल्यूट होगी, जो हमारे पास जीआईटी में या हमारे स्टमक में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें मिक्सअप होगी। मिक्सअप होने के बाद जो हमारे जीआईटी की लेयर पे सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, वहां पर ट्रांसफर होगी। अब इसी ट्रांसफर को फ्रॉम जीआईटी इनटू द सेल, इसको ही हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, फॉर अ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब्ड इट मस्ट बी, ऑप्शन ए आयनाइज्ड, ऑप्शन बी चेंज्ड, ऑप्शन सी लिपोफिलिक एंड ऑप्शन डी मेटाबोलाइज्ड। जो भी आपका आंसर है अपने नोटबुक में या फिर अपने आसपास जो भी आपके पास रिटन मटेरियल है वहां पे नोट डाउन कीजिए। पॉज करके नोट डाउन करो और फिर से देखो आकर। सो आंसर है हमारे पास लिपोफिलिक। क्यों है लिपोफिलिक आंसर, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जो बेसिक यूनिट है वो है हमारे पास सेल। क्या है हमारी बेसिक यूनिट, सेल। तो अगर मैं सेल का कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। और जो हमारे पास सेल है उस पे आउटर, जो उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, जो रोक के रखती है चीजों को या फिर एंट्री और एग्जिट डिटरमाइन करती है, वो होती है हमारे पास क्या, सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दैट, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी बेसिकली किन चीजों की बनी हुई है, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस लिपिड बाइलेयर। किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की। अब ये कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, हमारे ग्लाइकोजन प्रोटीन्स, और ये हमारी लिपिड लेयर होगी। कौन सी लेयर होगी, हमारी लिपिड की लेयर। तो सिमिलरली यहाँ पे डाउनवर्ड या फिर इंट्रासेलुलरली भी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो गए। इसका मैंने यहाँ पे आपको जूम्ड वर्जन दे दिया। क्या वर्जन दे दिया, जूम वर्जन। अब कोई भी पर्टिकुलर ड्रग आएगी या फिर कोई भी कंपाउंड आएगा, उसे सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, उसे लिपोफिलिक होना पड़ेगा ताकि वो इस चीज को क्रॉस कर सके। अगर और क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मटेरियल आप देखो, यहाँ पर ये हमारा लिपोइडल नेचर का है। लिपोफिलिक का मतलब लिपिड लविंग। तो अगर आयनाइज्ड हो गई ड्रग, अगर हमारी ड्रग आयनाइज्ड होगी मतलब चेंज हो गई। अब डेफिनेशन क्या बोलती थी कि ड्रग को अनचेंज्ड रहना पड़ेगा। चेंज तब होगी जब उसे एक्सक्रीशन करवाएंगे हम पर्टिकुलर ड्रग की। नेक्स्ट है, अगर ड्रग चेंज हो गई, नहीं ये भी आंसर गलत है। आयनाइज्ड, नहीं ये भी गलत है। मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज का मतलब होता है कि ड्रग का फॉर्म चेंज कर देना। तो तीनों जो ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कि ड्रग को चेंज करो, लेकिन अब्जॉर्प्शन के लिए हमें ड्रग को लिपोफिलिक रखना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वाला एमसीक्यू, ये क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पास इफेक्ट इज नॉट सीन इन। फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और स्टेराइल प्रोडक्ट्स। आंसर है हमारे पास नॉट सीन इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। व्हाई, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास कई सारी डोजेस फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारी जीआईटी की लेयर है। ये हमारा जीआईटी सिस्टम है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे स्टमक है, साथ में हमारे पास लिवर है, उनके साथ गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, और हमारी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसे मैं यहाँ पे स्मॉल प्लस लार्ज इंटेस्टाइन दोनों इंक्लूडेड। अब फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ड्रग, जब हमने एक पर्टिकुलर ड्रग, मान लो ये ड्रग हमने ओरल रूट से ली, ओरल रूट से जब ये ड्रग ली तो ये जीआईटी में गई। अब हमारे जो स्टमक है वहां पे एसिड प्रेजेंट है। ये जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक में बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच, पीएच वेरी एसिडिक 1। तो ये चीज प्रेजेंट है फर्स्ट, और साथ के साथ क्या चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करती है, और कई सारी अलग एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब हम कुछ भी चीज खाते हैं, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इसी एरिया में होगा। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है कि ड्रग का एक्शन होने से पहले या ड्रग की एब्जॉर्प्शन होने से पहले उसका मेटाबोलाइज हो जाना। मेटाबोलाइज होने का मतलब कि ड्रग की फॉर्म जो है वो चेंज हो गई। क्या हो गई, ड्रग की फॉर्म चेंज हो गई। अब वो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। अब फर्स्ट पास इफेक्ट, टैबलेट, ओरल
ओरली खाओगे तो हाँ जी होगा, तो ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता हमारे पास। कैप्सूल, कैप्सूल भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, तो उसमें भी फर्स्ट पास इफेक्ट देख सकते हैं, हाँ जी ये भी नहीं। सिरप लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लेकिन हाँ उसमें भी अगर वो मेटाबोलाइज हो गई, अब्जॉर्व करने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाना, तो वो क्या हो गया, सिरप भी नहीं हुआ हमारा आंसर। तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स हुआ। क्यों स्टेराइल प्रोडक्ट्स, इंजेक्शन, आई 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 ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट एक तो ओरल रूट से नहीं लेते, दूसरी चीज ओरल रूट से नहीं लिया तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे नहीं होगा। सो आई होप आपको ये एमसीक्यू, ये क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। अब मैंने बोला ड्रग का ट्रांसफर होगा फ्रॉम जीआईटी इनटू दी सेल्स, तो वहां पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, तो इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें कि हमें एनर्जी नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी, एनर्जी। एक्टिव, पैसिव, एंडोसाइटोसिस और पोर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं किस में लगेगी, पैसिव में, तो आंसर है हमारे पास पैसिव। क्यों है पैसिव, चलो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहाँ पे हम बना देते हैं, हमारे पास ये हमारी हो गई क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गई हमारे पास, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे हमने लिपिड बाइलेयर बना दिया। ये आपकी बन गई एक सेल्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बन गई आपकी, एक सेल्यूलर मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट प्रोसेस देखते हैं ध्यान से। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा, पैसिव, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी था। पैसिव का मतलब है कि यहाँ पे डाउन हिल, मतलब हाई कंसंट्रेशन, मान लो यहाँ पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन 100 है और यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन 0 है, तो ड्रग जो है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लेवल पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो के साथ सेल के अंदर आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली हमारी ड्रग नॉर्मली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे देखो कोई भी एनर्जी लगी, एटीपी का यूज हुआ, एटीपी मेनली हमारी बॉडी में एनर्जी कौन देता है, एटीपी। एटीपी यूज हुआ नहीं, एटीपी तो बिल्कुल यूज नहीं हुआ, तो मतलब एनर्जी नहीं लगी। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, डज नॉट, यहाँ पे मैं मेरे पीछे छुप गया, बट यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव। एक्टिव का मतलब देखो, जब आप एक्टिव होते हो तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो मतलब यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, एटीपी यहाँ पे यूज होगा और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा और विद द कंसंट। मेनली आपने यहाँ पे देखना है कि एटीपी का यूज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होगा, तो यहाँ पे ड्रग ट्रांसफर होगी। थर्ड हमारे पास होता है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब है कि यहां पर किसी ना किसी तरीके का कैरियर लगेगा, कैरियर प्रोटीन लगेगा। क्या लगेगा, कैरियर प्रोटीन। अब मान लो ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ बाइंड करेगा और ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब हमारे पास ये डीसी ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनेगा और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, जैसे ही वो सेल के अंदर आएगा कैरियर अलग हो जाएगा, ड्रग मॉलिक्यूल भी अलग हो जाएगा, ड्रग सेल के अंदर आ जाएगी और जो कैरियर है वो वापस से हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन पे। फोर्थ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। कौन सा होता है, एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी सेल की लेयर है। अब मान लो कोई भी एक मैक्रोमोलिक्यूल आया, ये कुछ ड्रग का मैक्रोमोलिक्यूल आया, अब सेल ने कुछ ऐसे वेसिकल्स बनाए, क्या बनाए, वेसिकल्स, और इसको इनगल्फ कर लिया, किसके अंदर, सेल के अंदर इनगल्फ करके इसे सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया इनसाइड द सेल और ये हो गया आपके पास आउटसाइड द सेल। तो ये हो गया आपका सेल ईटिंग, या इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फैगोसाइटोसिस जिसे हम सेल ईटिंग के नाम से पहचानते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास पिनोसाइटोसिस जिसे हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से पहचानते हैं। सो आई होप आपको सारे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो कि बेसिक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उनमें डिफरेंस आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। पैसिव में एनर्जी नहीं लगती और जो हमारे पास 90% जितनी भी हमारी ड्रग्स है वो सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी मतलब एटीपी के यूज होगा, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन करनी है या फिर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमें वॉमिट आती है तो हमारी जो वॉमिट है वो हाई कंसंट, वो हमें बाहर की तरफ मतलब एक एक्सपेल आउट करना है, तो एनर्जी लगेगी।
एनर्जी लगेगी तो वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ज्यादातर हमारी प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में या फिर हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और एंडोसाइटोसिस भी मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सो आई होप आपको ये सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स क्लियर आउट हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट इज एसोसिएटेड विद। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, देखिए डाउन हिल मतलब जब एक मान लीजिए ये पहाड़ी है आपके पास, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, आप पहाड़ी के टॉप पे आ चुके हो। अब इस पहाड़ी से अगर आपने नीचे को जाना है तो क्या आपको एनर्जी लगेगी, मतलब एटीपी जो आपकी बॉडी में एटीपी है क्या वो यूज होगा, नहीं। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एक चीज यहाँ पे फैसिलिटेटेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फैसिलिटेटेड भी हमें एनर्जी तो नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड में भी हमें एनर्जी नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर पैसिव क्यों निकला। देखिए अगर यहाँ पे बोला होता डाउनहिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट विद कैरियर प्रोटीन, अगर लिखा होता विद कैरियर प्रोटीन तो हमारे पास क्या होता, वहां पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आना था। लेकिन यहाँ पे हमें कैरियर प्रोटीन नहीं बोला है, तो हमारा आंसर होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट हमारा बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है, और पिनोसाइटोसिस में हमारे पास सेल ड्रिंकिंग होती है। क्या होती है बेसिकली, सेल ड्रिंकिंग। सो आई होप आपको ये वाला एमसीक्यू भी पिछले एमसीक्यू के साथ ही क्लियर आउट हो गया होगा। सो आंसर है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डाउन हिल प्रोसेस। अगर मान लो यहाँ पे हो आप और यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है तो कौन सा प्रोसेस हो गया है, अपहिल। और अपहिल हमारे एटीपी यूज होगा, क्या होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी यूज होगी, तो उसमें हमारे पास कौन सा आ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा आ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर आउट हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एस्पिरिन इज एब्जॉर्ब्ड इन। एस्पिरिन, एस्पिरिन हमारी एक एनाल्जेसिक ड्रग है, नसेड्स है। अब एक हिंट दे देता हूं कि ये हमारी जो ड्रग है वो एसिडिक नेचर की है। कौन से नेचर की है, एसिडिक। बताओ, पॉज करो, आंसर दो। तो आंसर है हमारे पास कहां पे एब्जॉर्ब होगी, स्टमक में। कहां पे एब्जॉर्ब होगी ये, स्टमक में। अब देखते हैं क्यों होती है। हमारे पास जो हमारे पास जीआईटी है हमारे पास, अब वो हमारे बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है वो दो लेयर्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स। एक तो हो गई हमारे पास जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहां पे, एक तो हो गई हमारे पास जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और दूसरी हो गई हमारे पास हमारा स्टमक। अब स्टमक का देखिए जो पीएच है, जो हमारे पास स्टमक का पीएच है वो होता है एसिडिक। स्टमक का पीएच होता है एसिडिक। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है या मीडियम क्या होता है, बेसिक। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, बेसिक मीडियम। अब ध्यान से चीज को सुनना, ड्रग अगर एसिडिक है, अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है, ठीक है, उसको आपने बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, तो वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। यस और नो, ये तो बेसिक 9th-10th की केमिस्ट्री है, ये तो 9th-10th की केमिस्ट्री है, ये सब तो हमें पता है। अब मान लो अगर एसिड को हमने एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब हमारा ये जो एसिडिक फॉर्म है वो चेंज नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं पे एसिड को बेस के साथ किया तो वो चेंज हो गई। वहीं पे सिमिलरली बेस को अगर बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्या होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो बेसिक है तो बेसिक रहेगा, एसिडिक है तो एसिडिक रहेगा। इसलिए अब एस्पिरिन हमारे पास क्या थी, ये एक हमारी एसिडिक ड्रग थी, मैंने आपको पहले हिंट दे दिया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिडिक ड्रग्स आर ओनली एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम। अगर वो बेस में चली जाएगी तो वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो गई तो वो हमारा एक्शन ही नहीं, अब्जॉर्ब नहीं कर, अब्जॉर्ब नहीं होगी, अब्जॉर्ब नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं कर पाएगी। सिमिलर गोज विद द बेसिक ड्रग्स। अगर कोई हमारे पास बेसिक ड्रग है, अगर वो बेसिक ड्रग हमारी स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगी तो स्टमक का एसिड उसे मेटाबोलाइज कर देगा। अगर स्टमक का एसिड उसे मेटाबोलाइज कर देगा तो क्या वो आपको एब्जॉर्ब करके एक जो आपको एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दे पाएगी, नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना है, एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक मीडियम। सो आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। वीकली एसिडिक ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड इन स्टमक वेयर एंड रीजन इज स्टमक चेंजेस द फॉर्म ऑफ ड्रग। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वीकली एसिडिक ड्रग बोला है कि स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, हाँ जी चलो ये तो ट्रू हो गया। स्टमक चेंजेस द फॉर्म ऑफ ड्रग, अगर अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ड्रग,
क्या एसिडिक ड्रग का स्टमक फॉर्म चेंज कर पाएगा? नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। चलो देखो फिर ऑप्शन, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, नहीं दोनों करेक्ट नहीं है, एक करेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन करेक्ट है, हाँ जी ये तो हो सकता है, ये है हमारा आंसर। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, नो, असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। असर्शन और रीजन नहीं, तो हमारा ऑप्शन के आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर एसिडिक ड्रग है, अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब होगी। कहां पे एब्जॉर्ब होगी? स्टमक में। अगर वो जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो क्या बना देगी, सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगी। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब कि वो चेंज हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, वो ड्रग पर्टिकुलरली चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब हो गया कि ड्रग अब मेटाबोलाइज हो चुकी है। मेटाबोलाइज या फिर वो हमारी जो ड्रग है वो अपना एक्शन जो है वो अब नहीं देगी। इसलिए एसिडिक ड्रग्स ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम, बेसिक ड्रग्स ऑलवेज इन बेसिक मीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, following are factors that affect absorption except concentration, concentrated form of drug absorb faster। अगर ड्रग कंसेंट्रेटेड है तो क्या वो फास्ट एब्जॉर्ब होगी? हाँ जी होगी। तो चलो ये एक्सेप्ट में तो ये नहीं आता। ध्यान से जब हम क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो हम ये छोटी चीजें एक्सेप्ट नो ये चीजें नहीं देख पाते, तो ये चीजें भी देखनी है। ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग एब्जॉर्प्शन, हाँ जी जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एम्प्टी स्टमक डिक्रीजेस ड्रग एब्जॉर्प्शन, अगर आपको ड्रग खाली पेट लेने को बोला है तो क्या वो एब्जॉर्प्शन कम करेगी? नहीं जी, तो ये तो ऑप्शन हो सकता है आंसर। नेक्स्ट है सॉलिड डोजेस फॉर्म एब्जॉर्ब स्लोअर देन लिक्विड डोजेस फॉर्म, हाँ जी क्योंकि लिक्विड जो है उसे डिसइंटीग्रेट नहीं होना, वो डायरेक्ट डिसोल्यूट होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन सॉलिड को पहले डिसइंटीग्रेट होना है, डिसोल्यूट होना है, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं, तो ऑप्शन है, आंसर है आपका सी। तो देखिए एब्जॉर्प्शन जो होती है, सबसे पहला पॉइंट है कंसेंट्रेशन। अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में ड्रग दोगे, डाइल्यूट ड्रग दोगे तो क्या वो एब्जॉर्ब जल्दी हो पाएगी? नो, तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिलेड या फिर स्लो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो एब्जॉर्प्शन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है, जैसे मैंने बोला मान लो आपको कहीं पे चोट लगी, अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा निकलेगा ना यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टमक खाली पेट बोला है, आपको ड्रग बोला है कि खाली पेट लेनी है भाई जी आपने ड्रग, जैसे कि ओमिप्राजोल के टैबलेट्स होती है जो कि एक तरह से हमारी एसिपेराइटल सेल्स की एक्टिविटी को लो डाउन करने में हेल्प करती है। आपने आपके घर में होगी ओमिप्राजोल की टैबलेट्स, एंटारिकोटेड ओमिप्राजोल टैबलेट्स और कैप्सूल्स। क्यों इनको खाली पेट दिया जाता है? क्योंकि खाली पेट पे हमारे पास इन ड्रग्स का एक्शन तेज होगा, क्योंकि एसिड एसिड ब्लॉकिंग एक्टिविटी इनकी ज्यादा होगी, इसलिए हम इन ड्रग को खाली पेट देते हैं। इसलिए ये आंसर तो आपका बिल्कुल नहीं होना था, बिल्कुल होना था। सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे मैंने आपको बता दिया, सॉलिड हुई तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन में डिले होगी, लिक्विड हुई तो एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग विद हाई बायो अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हमें समझना है बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। दो वर्ड्स में कट डाउन कर दो, बायो मींस बायोलॉजिकल सिस्टम, अवेलेबिलिटी मींस प्रेजेंस। तो बायोलॉजिकली एक ड्रग एक सिस्टम में कितनी देर तक प्रेजेंट है, हम उसे बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर ड्रग की हाई बायोलॉजिबिलिटी है तो मतलब उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा, हाँ जी ज्यादा होगा। लो एब्जॉर्प्शन रेट होगा, नहीं जी लो एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होगा। मॉडरेट होगा, नहीं जी नन ऑफ दिस नहीं। तो आंसर क्या है आपका? हाई एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे डिपेंड करता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर एक एक्स ड्रग है हमारे पास, क्या ड्रग है? एक्स ड्रग। उसको एब्जॉर्व होने में कुछ लग रहे हैं 10 मिनट्स। कितने लग रहे हैं? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर अंदर वो 11th मिनट में या फिर 10 मिनट 1 सेकेंड पे आपकी ब्लड में पहुंच जाती है, और वो 10 मिनट्स के अंदर अंदर 100% एब्जॉर्व हो रही है। कितनी हो रही है? 100% एब्जॉर्व। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, तो मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई तो उसमें बायोलेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है। मान लो कोई वाई ड्रग है, ठीक है, कोई वाई ड्रग है हमारे पास, अब उसकी अब्जॉर्प्शन रेट जो था वो था 20 मिनट्स का। कितना था? 20 मिनट्स का। लेकिन उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी था, तो ड्रग मान लो आपकी जो अब्जॉर्व हुई, मान लो वो 100 mg में से सिर्फ और सिर्फ कुछ 50 mg एब्जॉर्व हुई। ठीक है। तो अब जो हमारी ब्लड में ड्रग आएगी, इस ब्लड में ड्रग आएगी यहाँ पर, वो क्या 100 mg होगी? नहीं जी, वो तो होगी 50 mg, क्योंकि
जो फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म था उसके कारण वो आधी डिग्रेड हो गई, तो एब्जॉर्प्शन के कारण भी हुई, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन रेट, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होगा उतनी ज्यादा ड्रग की बायोबिलिटी होगी। और ऐसा कौन सा डोजेज फॉर्म है जिसकी बायोबिलिटी 100% होती है? आईवी। आईवी जैसे आपको इंजेक्शन लगता है तो डायरेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन को बाईपास कर जाती है, आईवी में एब्जॉर्प्शन जो है बाईपास हो जाता है। क्या हो जाता है? बाईपास। बाईपास होने की वजह से जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है दैट विल बी 100%। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि एसिड मतलब स्टमक या फिर जीआईटी में एब्जॉर्ब होने से पहले मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म की मेजर साइट क्या होती है? लिवर। तो इनमें से कौन सी है? आइबुप्रोफेन नो, फेक्सोफेनाडिन नो, सैलिसिलेट्स नो, तो होगी इसमें वेरापामिल। तो कुछ हमारी ड्रग्स होती है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होता है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन रेट आपका लो होगा, जैसे कि हमारे पास वेरापामिल हो गई, साल्ब्यूटामोल हो गई, ठीक है, नाइट्रेट्स हो गई, हमारी नॉरट्रिप्टिलिन हो गई, पैथिडीन हमारी ड्रग हो गई। ये सारी जो हमारी कुछ ड्रग्स है इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। और अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो अब्जॉर्प्शन ड्रग की क्या होगी? निल और लो। अब्जॉर्प्शन भी क्या होगी? लो होगी, अब्जॉर्प्शन लो होगी। तो दोनों डिफरेंट पोजीशंस में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको हमेशा लेके चलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बायोबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम बायो इक्विवेलेंस। अब देखो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ड्रग बायोलॉजिकली हमारे सिस्टम में कितनी देर तक अवेलेबल है या कितनी अवेलेबल है। बायो इक्विवेलेंस का मतलब है कि मान लो दो कंपनीज है, दोनों ने पैरासीटामोल बनाई, पर जो दोनों की टैबलेट्स है उनमें जो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक मतलब फार्माकोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है वो सेम होने चाहिए, बायोलॉजिकली इक्वल होने चाहिए, तो मतलब वो होगी बायोइक्विवेलेंस। तो आंसर्स क्या हो सकते हैं आपके? बायोबिलिटी रिप्रेजेंट ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड बायोइक्विवेलेंस रिप्रेजेंट ड्रग कंसंट्रेशन इन अदर ऑर्गन्स। नो, तो ये तो आंसर गलत हो गया, ये तो आंसर नहीं है। बायोअवेलेबिलिटी रिप्रेजेंट्स ड्रग एक्सक्रीटेड। नो, ये तो बिल्कुल पहली पॉइंट में गलत हो गया। नहीं, बायोअवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द बायोलॉजिकली इन द बॉडी। यस, एंड बायोइक्विवेलेंस इज रिजेम्बलेंस ऑफ ड्रग पैरामीटर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ जी, अभी हमने यही डिस्कस किया, तो आंसर है हमारे पास डी, तो सी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर क्या था इसका? सी। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कि ड्रग कितनी बायोलॉजिकली अवेलेबल है। 100% किस में होती है? आईवी रूट में कितनी होती है? 100%। आईवी रूट 100%। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 11, वो आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मैच द फॉलोइंग करना है आपने। पी को PQRS अप्रोप्रिएट जो भी हमारे पास ऑप्शंस है मैच कीजिए। ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन जीआईटी, ड्रग अवेलेबिलिटी, पैसिव डिफ्यूजन एंड कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एमसीक्यूज पसंद आए होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है, एमसीक्यूज पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।